नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडीए की ओर से बनाए गए आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबी समाज जीवन में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने में हम जितना बड़ा योगदान दे पाएंगे, वह प्रदेश और देश के विकास को उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होगा। तीसरा, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा विकास प्राधिकरण और आवास विकास अलग से बना सकता है। जैसे हम लोगों ने गोरखपुर में पत्रकारों के लिए एक आवासीय सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए कहा, और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि उसमें सब्सिडी का अंश बढ़ा करके कुछ कॉमर्शियल गतिविधियों को अलग से तैयार करते हुए यह आवासीय सुविधा पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, व्यापारियों को, समाज के अलग अलग तबके के लिए भी हम आवासीय सुविधा निकालें और फिर उनके इनकम ग्रुप के अनुसार उनको उस आवासीय सुविधा का लाभ देंगे तो एक बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा और शासन की योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इस योजना को भी हमें शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकारों के लिए जो आवासीय सुविधा यहां पर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित थी, उसमें काफी लेट हो रहा है। उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने और जो पहले उसमें सुविधा देने की व्यवस्था हो रही थी, उस सुविधा को ही हम उसके साथ जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ देंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में किसी शासकीय संपत्ति पर कोई भी भूमाफिया कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। और आज यह सुविधा यहां पर गोरखपुर में हम मानवेला में यहां के 1500 परिवारों को आवास की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये उनके लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए तो एक नया सवेरा है, दीपावली जैसा उत्सव है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास पहली बार अपना स्वयं का आवास मिला होगा। कुछ लोगों के पास आवास रहा होगा, जर्जर रहा होगा, उनको यहां पर मिल रहा है। लेकिन चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर बरसते नजर आए, सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आ रहे हैं और साथ में वंचितों को यहां पर उन्होंने पीएम आवास की सौगात भी दी है। मौजूद हूँ और जहाँ पे आवास बना है मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से ये दीपावली की तरह यहाँ पे सजाया गया है और सारी बिल्डिंगें जो भी बनी हुई है पीएम आवास के तहत ये पूरी तरीके से बिजली यहाँ पे सजी हुई है और लोग पूरी तरीके से यहाँ खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि सीएम ने जो है लगभग 1500 परिवारों को जो है चाबी देने का काम किया है, उनको एक बड़ी सौगात दी है, उनको एक आवास दिया है जो यहीं पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल करीब है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से गोरखपुर आते हैं बड़ी सौगात देते चले आए हैं और इस समय भी वो एक संबोधन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भीड़ काफी यहाँ पे इकट्ठा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को आवास की चाबी दिए उसके बाद लोगों के चेहरे पूरी तरीके से खिल उठे। आपको बता दें मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर आ रहे हैं और उसमें भी शामिल होंगे और बूथ अध्यक्षों की एक मीटिंग होगी जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से अपने बूथ को मजबूत करने की विद्या मंत्र देगी और गुरु मंत्र जेपी नड्डा देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री एक रजही जो बनटांगिया गांव है वहां भी जाएंगे और जेपी नड्डा भी जाएंगे वहां पे और वहां पे कुछ आवास के लोगों से या कुछ लोगों से वहां बात करेंगे और अपने योजनाओं के बारे में भी जो उन्होंने 4.5 साल लगभग होने को है, सरकार को 4.5 साल से ऊपर हो गया है, उसके बारे में बताएंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल पूरी है। सियासी समीकरण सेट करने के साथ ही सियासी दल गठबंधन की गांठें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के लिए सियासी दलों में खींचतान तेज हो गई है। सपा 25 सीटें दे रही है, लेकिन प्रियंका जयंत की मुलाकात के बाद राष्ट्रीय लोकदल के तेवर बढ़ जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल का किससे होगा गठबंधन, कांग्रेस से या फिर सपा से, या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होगी? ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव दहलीज पर है। राजनीतिक पार्टियों ने वादों की रैक को सजाना शुरू कर दिया है। वादों की ऐसी बहार है जिसमें महबूबा जैसी जनता पर राजनीतिक पार्टियां महबूब बनकर सब कुछ लुटाने को तैयार है और कह रही हैं कि हम आपके लिए नजराने में हुकूमत का यकीन लाए हैं, तोहफा कबूल कीजिए। वादों के अलावा यूपी में सियासी गणित साधने की तैयारी भी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ वेस्ट यूपी की राजनीति के सियासी समीकरण भी बदलने लगे हैं। जाट बिरादरी वेस्ट यूपी में गेम चेंजर की भूमिका में है। सपा और रालोद के गठबंधन की तैयारी में बीजेपी खलल डाल सकती है, लेकिन अब बदले हुए माहौल में रालोद को भी नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। रालोद की चर्चा कांग्रेस से भी चल रही है। भाजपा के सामने वेस्ट यूपी में मजबूती के लिए सपा और रालोद साथ होने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी रालोद के सहारे वेस्ट यूपी में सियासी दांव खेलना चाह रही है। चर्चाएं शुरू हो गई है कि भाजपा किसान आंदोलन को खत्म कर जयंत चौधरी को साधने की तैयारी कर रही है। इस पूरे समीकरण का सियासी गणित है यूपी की 26 जिलों की 136 सीटों पर जाट वोटों का प्रभाव। वेस्ट यूपी में मेरठ मंडल, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली मंडल में 26 जिले आते हैं। यहाँ 136 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। दिल्ली और हरियाणा से सटा बागपत छपरौली विधानसभा रालोद का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर पिछले 84 साल से चौधरी चरण सिंह के परिवार और रालोद का ही दबदबा रहा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत और फिर 20 सितंबर को छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जाट बिरादरी ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसी ताकत के साथ रालोद सपा के आगे झुकने को तैयार नहीं है और दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर खींचातानी मची हुई है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी और रालोद के जयंत चौधरी के बीच मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो सपा बैकफुट पर आ गई। सपा जहां रालोद को 25 सीटें देने पर अड़ी थी, तो वहीं जयंत और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद सपा 32 से 35 सीटें देने को तैयार हो गई है। रालोद के पीछे सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल और जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिशों की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी का एक धड़ा जयंत की पार्टी के साथ गठबंधन चाहता है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की कोशिश अब जयंत को साथ लाने की है। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद भी इस चर्चा को और बल मिला है। कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद विपक्षियों की पार्टी जहां ओवर होती दिखाई दे रही है, तो वहीं किसानों और पश्चिमी यूपी को भी साधने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि चुनाव में इस सावन में फूलों की बरसात किसके आंगन में होती है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से अन पहले प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से चरम पर है। सभी दल के नेता अपने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी जो है विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर शायराना अंदाज में हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव ने इस फोटो पर तंज किया जिसमें पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस ऐलान के बाद इस बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को लखनऊ में एक किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। महापंचायत किस तरीके से होगी और क्या आह्वान है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट किया है राकेश टिकैत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा और संघ की अहम बैठक तिलक रोड स्थित संघ दफ्तर में चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक, महामंत्री संगठन समेत बड़े पदाधिकारी और संघ से जुड़े अहम लोग मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से जानकारी में ये भी सामने आया है कि बैठक को राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख संघ आलोक जी संबोधित कर रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि देवभूमि में विधानसभा चुनाव नजदीक है। आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। तो बेहद खास ये मीटिंग संघ और बीजेपी की संयुक्त मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से कयास लगाया जा रहा है कि देवभूमि में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? संघ और बीजेपी की बैठक अमूमन समय समय पर होती रहती है, लेकिन ये बैठक बेहद खास। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं राजनीतिक दल और एक ये बड़ी बैठक है जो आज लगभग 1 बजे के करीब शुरू हुई थी और लगातार जारी है। मैराथन बैठक में उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं, तो संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद हैं। और संघ की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि उसमें संघ के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं जो पूरी नजर रखते हैं उत्तराखंड या राजनीतिक घटनाक्रमों पर, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये मैराथन बैठक चल रही है जो इसका लबोलुबाब निकलकर सामने आया है कि संघ की तरफ से जो एक सर्वे कराया जाता है चुनाव से पहले, उसमें सरकार की जो स्थिति है वो किन्हीं स्थानों पर थोड़ी सी दिक्कत में सामने आई है, जिसको देखते हुए संघ ने आपात बैठक बुलाई है। इसके माध्यम से पार्टी के माध्यम से सरकार के माध्यम से कैसे इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है इस पर चर्चा हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जो 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड प्रदेश की, किन किन सीटों पर उत्तराखंड भाजपा कमजोर पड़ रही है या कैंडिडेट कमजोर पड़ रहे हैं उनको लेकर चर्चा होगी। और तमाम रणनीति आगे भविष्य की चुनाव में उतरना है तो किन मुद्दों को लेकर उतरना होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने सिडकुल स्थित एक होटल में टेम्पो चालकों के साथ संवाद किया और विशाल रोड शो में हिस्सा भी लिया है। हरिद्वार दौरे पर केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए तीसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा, अगर 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के तर्ज पर वो उत्तराखंड के लोगों के लिए भी तीर्थ यात्रा योजना लागू करेंगे। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, रैली में हुजूम, तिरंगा और अरविंद केजरीवाल का स्वागत, तीनों ही चीजें नजर आती हैं, लेकिन क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि ये तमाम जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील हो जाएगी? पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिहाज से चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हरीश रावत की नवनियुक्त लोक कला एवं संस्कृति सलाहकार उमा उपाध्याय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना है और साथ ही इसके बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उत्तराखंडियत नाम से चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं से हो चुकी है। पर कोई बात करने का हमें मौका दे रहे हैं। भारत सरकार और जापान की मदद से 526 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से प्रथम चरण में उत्तराखंड के जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल, सब्जी, मसाले की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह फोकस करने की तैयारी में जुट गया है। अब एक हेलीकॉप्टर क्षेत्र में 2500 से 3000
1 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे ज्यादा उपज होगी और प्रशिक्षित प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही जापान की तर्ज पर जमीन से ऊपर मचान बनाकर उस पर खेती की जाएगी। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।